वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड समीर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चरक संहिता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजीज रक्तपित्त के बारे में। तो दोस्तों, इस पूरे रक्तपित्त को हम 8 पॉइंट के अंतर्गत समझेंगे। मैं आपको इन 8 पॉइंट को इजी और सिंपल ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि आप पूरी तरह से रक्तपित्त को समझ सकें। तो दोस्तों, इसमें हम परिचय, निरुक्ति, निदान, संप्राप्ति, भेद, गति एंड द्वार, साध्यता असाध्यता और चिकित्सा को कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रक्तपित्त के परिचय की। आचार्य चरक ने चरक संहिता में इसके लिए एक श्लोक बोला है, महागदम महावेगम अग्निवच्छ शीघ्रकारी च। यहाँ पर महागद इसको बोला गया है, महावेग मीन्स अत्यधिक वेग वाली व्याधि बोला गया है, और अग्निवच्छ शीघ्रकारी च का मतलब होता है कि यह अग्नि के समान शीघ्र ही विनाश करने वाली व्याधि होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रक्तपित्त महागद अत्यधिक वेग वाली और अग्नि के समान शीघ्र विनाश करने वाली व्याधि है। यहाँ से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि महागद किस व्याधि के संबंध में कहा गया है और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से रक्तपित्त सही आंसर है। उसी तरह एज इट इज ये श्लोक पूछ लिया जाता है कि महागदम महावेगम अग्निवच्छ शीघ्रकारी च किसके संबंध में बोला गया है, तो उसका आंसर भी रक्तपित्त आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों रक्तपित्त की निरुक्ति और परिभाषा के बारे में। इसके लिए भी आचार्य चरक ने एक छोटा सा श्लोक बोला है, रक्तम च पित्तम च इति रक्तपित्तम, जिसका अर्थ होता है कि पित्त के द्वारा रक्त की दुष्टि होने से रक्तपित्त होता है। इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो दूषित पित्त या प्रकोपित पित्त के शरीरगत रक्त से मिल जाने और रक्त के समान ही वर्ण और गंध वाला हो जाने पर जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे रक्तपित्त कहते हैं। दूषित पित्त या प्रकोपित पित्त के शरीरगत रक्त से मिल जाने और रक्त के समान ही वर्ण और गंध वाला हो जाने पर जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे रक्तपित्त कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रक्तपित्त के निदान के बारे में। रक्तपित्त के निदान को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पैत्तिक आहार। तो दोस्तों, उष्ण तीक्ष्ण अम्ल लवण और क्षार पदार्थों के आहार के अंदर सेवन करने से रक्तपित्त व्याधि होती है। दूसरा है श्रमोत्पादक कार्य, ऐसे कार्य जिनको करने से शरीर थक जाता है, जैसे व्यायाम करना, मार्गमन मीन्स बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना, भार का वहन करना मीन्स हेवी वेट को लिफ्ट करना, और धूप के सेवन से भी पित्त प्रकोपित होकर रक्तपित्त व्याधि को उत्पन्न करता है। तीसरा है दोस्तों मनोविकार मीन्स मानसिक विकार, जैसे क्रोध, शोक, भय और द्वेष के कारण भी पित्त प्रकोपित होता है और रक्तपित्त जैसी व्याधि को उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं दोस्तों रक्तपित्त की संप्राप्ति के बारे में। तो दोस्तों, जो हमने 3 प्रकार के निदान अभी पढ़े थे, उन निदानों के सेवन करने से पित्त का प्रकोप हो जाता है और प्रकोपित पित्त द्वारा रक्त की दुष्टि हो जाती है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, निदानों के सेवन करने से पित्त का प्रकोप होता है और प्रकोपित पित्त द्वारा रक्त की दुष्टि होती है और शरीर के ऊर्ध्व मार्ग, अधो मार्ग और उभय मार्ग से पित्त दूषित रक्त निकलना स्टार्ट हो जाता है और इसी कारण से रक्तपित्त व्याधि उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं दोस्तों रक्तपित्त के भेद के बारे में। दोष भेद से रक्तपित्त 7 टाइप का होता है। सबसे पहला है वातज, दूसरा है पित्तज, तीसरा है कफज, चौथे के अंदर द्वंद्वज आते हैं, लेकिन इसके अंदर 2-2 दोषों के संसर्ग से यह 3 टाइप का हो जाता है, वात पित्तज, पित्त कफज और वात कफज, और 7वें नंबर का है सन्निपातज। इसी तरह से गति भेद से रक्तपित्त 2 टाइप का होता है। सबसे पहला है ऊर्ध्वक रक्तपित्त और दूसरा है अधोग रक्तपित्त। जो शरीर के ऊर्ध्व भाग में होता है उसे ऊर्ध्वक रक्तपित्त बोलते हैं, और जो शरीर के निचले भाग या अधो भाग में होता है उसे अधोग रक्तपित्त कहते हैं। अब बात करते हैं रक्तपित्त की गति और द्वार के बारे में। तो दोस्तों, रक्तपित्त के अंदर 2 गतियां होती है, एक होती है ऊर्ध्व गति और दूसरी होती है अधोगति। और रक्तपित्त के अंदर कुल 9 द्वार होते हैं, जिनमें से 7 द्वार ऊर्ध्व भाग में और 2 द्वार शरीर के अधो भाग में पाए जाते हैं। इसमें से ऊर्ध्व भाग के 7 द्वार में 2 नाक, 2 कान, 2 आंख और 1 मुख को सम्मिलित किया गया है। इसी तरह अधोभाग में 2 द्वार,
एक गुदा और एक मूत्र मार्ग को सम्मिलित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों रक्तपित्त की साध्यता असाध्यता के बारे में। इससे पहले हमें एक चीज़ याद होना जरूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर हृदय से ऊपर कफ का स्थान होता है और हृदय और नाभि के मध्य में पित्त का स्थान होता है और नाभि के नीचे वात का स्थान होता है। यहाँ पर साध्य के अंतर्गत ऊर्ध्व रक्तपित्त आता है और याप्य के अंतर्गत अधोग रक्तपित्त आता है। इसी तरह असाध्य के अंतर्गत उभय मार्ग रक्तपित्त आता है जो ऊर्ध्व मार्ग और अधो मार्ग दोनों में पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर तीनों प्रकार के रक्तपित्त साध्य, याप्य और असाध्य में कॉमन रूप से पित्त दोष तो प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त है उसमें पित्त के साथ में स्थानगत दोष के रूप में कफ भी प्रेजेंट रहेगा। उसी तरह जो याप्य अधोग रक्तपित्त है उसमें पित्त के साथ में स्थानगत दोष वात भी प्रेजेंट रहेगा। उसी तरह जो असाध्य उभय मार्ग रक्तपित्त है उसमें ऊर्ध्व और अधोभाग दोनों का सम्मिश्रण होने की वजह से उसमें पित्त के साथ में वात कफ भी इन्वॉल्व रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रक्तपित्त की चिकित्सा के बारे में। तो दोस्तों इसकी एक इजी और सिंपल ट्रिक है कि आशा लॉज पे रुके। तो दोस्तों हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो होटल में या लॉज में रुकते हैं तो हमको याद रखना है कि आशा नाम की एक लॉज है और वहीं पे हम रुके हैं, तो हमको ट्रिक याद करना है कि आशा लॉज पे रुके। यहाँ पर हमें आशा के आ से याद करना है आठरूष्कादि क्वाथ, श से याद करना है शतावरी घृत। उसी तरह लोज के ल से याद करना है लंघन, और लंघन किस लिए करा रहे हैं? आम दोष के पाचन के लिए। उसी तरह लोज के ज से हमको याद करना है जल, और जल भी कौन सा? श्रत शीत जल लेना है। अब श्रत शीत जल कौन सा होता है? तो औषधि युक्त गर्म करके ठंडा किया हुआ जल श्रत शीत जल होता है, जो कि रक्तपित्त की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आशा लोज पे से हमको याद करना है पेया, और उसके अंदर भी हमें ट्रिक लगाना है सीपीयू, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू रहता है उसी तरह हमको पेया याद करनी है। सी से याद करना है चंदनादि पेया, पी से याद करना है प्रियंगवादी पेया, और यू से याद करना है उशिरादि पेया। अब दोस्तों ट्रिक का जो लास्ट वर्ड है रुकें, उसके र से हमको याद करना है रक्तपित्त शामक विहार। उसमें भी क्या? फंवारे लगे शीतल ग्रह में निवास, शीतल भूमिगत ग्रह में निवास और शीतल वन उपवन में विचरण। यहाँ पर सभी शीतल स्थानों पर विहार करने की वजह से जो पित्तगत ऊष्मा है वो कम हो जाएगी और रक्तपित्त की चिकित्सा आसानी से हो जाएगी। अब एक और चिकित्सा की बात करते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त होता है उसमें विरेचन किया जाता है, और जो अधोगत रक्तपित्त होता है उसमें वमन कराया जाता है। अब यहाँ पर माइंड में एक डाउट आता है कि जो सामान्य चिकित्सा होती है उसमें ऊर्ध्वगत रोगों में हमेशा वमन कराया जाता है और जो अधोगत रोग होते हैं उनमें विरेचन कराया जाता है। फिर यहाँ पर ये अपोजिट चिकित्सा क्यों की जा रही है? तो दोस्तों जो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त होता है उसमें रोगी के ऊर्ध्व मार्ग से लगातार रक्त निकलने के कारण वह दुर्बल हो जाता है, और यदि उसमें अगेन वमन चिकित्सा कराई गई तो जो व्यक्ति है जिसके अंदर रक्तपित्त व्याधि है वह व्याधि और अधिक क्रोनिक हो जाएगी। उसी तरह जो अधोगत रक्तपित्त होता है उसमें भी लगातार अधो मार्ग से रक्त के निकलने पर व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, और उसमें अगेन विरेचन चिकित्सा कराएंगे तो उसकी जो रक्तपित्त व्याधि होगी वो भी और अधिक क्रोनिक हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर अपोजिट चिकित्सा करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जिसने भी अभी तक मास्टरमाइंड समीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।